ओवरथिंकिंग, जिसे हम अत्यधिक चिंतन या ज्यादा सोचने की आदत भी कह सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहरा मुद्दा है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग में एक ही विचार को बार बार घुमाकर उसकी अतिरंजित स्थिति बना लेता है, जिससे उसकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचता है। जब कोई इंसान किसी विषय पर लगातार सोचता है, तो वह खुद को ऐसे विचारों में फंसा हुआ पाता है जो उसकी वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग में तनाव और अवसाद का कारण बन जाती है। यह न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है, जिससे अनिद्रा, सिर दर्द, हृदय की धड़कन तेज होना और अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इस ओवरथिंकिंग के मानसिक जाल को और गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी पर विचार करें। मान लीजिए, समीर नाम का एक लड़का है। समीर एक कॉलेज छात्र है जो किसी परीक्षा को लेकर बहुत तनाव में रहता है। शुरुआत में जब परीक्षा के बारे में उसकी पहली चिंता उत्पन्न होती है, तो वह सोचता है, क्या मैं इस बार पास हो पाऊंगा? और यह एक सामान्य सवाल हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह इसे सोचने में कुछ और समय बिताता है, वह और अधिक सवालों में उलझने लगता है। अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा? ज़रेनिया, क्या लोग मुझसे उम्मीद करेंगे? अगर मुझे फिर से फेल हो गया तो मेरे माता-पिता क्या सोचेंगे? ये सोचने की प्रक्रिया धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती है कि समीर का पूरा दिमाग इस चिंतन के जाल में फंस जाता है। समीर की यह चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। उसकी नींद गायब हो जाती है। वह लगातार सोचता रहता है और इस ओवरथिंकिंग के कारण उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। परीक्षा के दिन वह बिल्कुल नर्वस रहता है और यह डर उसके अंदर गहरे बैठ चुका होता है कि वह असफल हो सकता है। लेकिन जब परिणाम आते हैं, तो समीर को पता चलता है कि उसने अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अच्छा किया है। समीर को यह समझ में आता है कि सारी ओवरथिंकिंग, सारी चिंता सिर्फ काल्पनिक थी। जो डर उसने अपनी सोच में बनाया था, वह पूरी तरह से निराधार था। उसकी सफलता सिर्फ इस कारण नहीं आई कि उसने दिन रात ओवरथिंकिंग की थी, बल्कि यह उसके सही दिशा में किए गए प्रयासों और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ओवरथिंकिंग का जाल केवल मानसिक रूप से हमें कमजोर बनाता है, जबकि हमारी असली शक्ति हमारी आत्मविश्वास और सही दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता में छिपी होती है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग से जुड़े कुछ गंभीर मानसिक विकारों की, जो धीरे धीरे किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी और हाइपोकॉन्ड्रिया, स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता। ये सभी विकार ओवरथिंकिंग से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी बीमारी या लक्षण के बारे में अधिक सोचता है, तो वह हर समय चिंता करने लगता है कि क्या यह कोई गंभीर बीमारी है। यही चिंता उसे मानसिक विकारों का शिकार बना देती है और उसके बाद यह शारीरिक समस्याओं का रूप भी ले लेती है। इसी प्रकार सोशल एंजाइटी या सामाजिक चिंता एक और मानसिक विकार है जो ओवरथिंकिंग के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को यह चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या उनकी उपस्थिति में कोई खामी होगी, तो यह चिंता उसे लगातार मानसिक तनाव देती है। ओवरथिंकिंग की यह प्रक्रिया उसे हर स्थिति और हर रिश्ते में चिंता में डुबो देती है और कभी-कभी तो वह किसी सामाजिक घटना में शामिल होने से भी डरने लगता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हमेशा अपनी छवि और दूसरे लोगों की राय से परेशान रहता है, जिससे वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में थक जाता है। अच्छी बात यह है कि इस मानसिक चक्र से बाहर निकलने के उपाय भी हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है विचारों से ऊपर उठना। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल हमारे विचार नहीं हैं और हमारे भीतर एक गहरी शांति का स्रोत है, तो हम ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और योग जैसी प्रैक्टिसेस हमें इस प्रक्रिया में बहुत मदद करती हैं। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को शांत करने और अपने अंदर की शांति को महसूस करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, हमारे मन का वह विकृत चक्र टूटता है और हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें यह समझने की जरूरत है कि ओवरथिंकिंग के पीछे का मूल कारण डर होता है। डर असफलता का, डर आलोचना का,
और डर उन परिणामों का जो हमने कभी महसूस भी नहीं किए होते। जब हम इस डर का सामना करते हैं और उसे अपने विचारों से बाहर रखते हैं, तो हम अपनी आत्मविश्वास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, जो डर हमारे दिमाग में पलते हैं, वे अक्सर हमारी कल्पनाओं तक सीमित होते हैं और वास्तविकता में उनकी कोई जगह नहीं होती। आखिरकार, ओवरथिंकिंग और चिंता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। अगर हम हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, तो हमारे दिमाग में बेकार के विचारों को कोई जगह नहीं मिलती। जीवन को हर दिन एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम पुराने डर और चिंताओं के जाल में फंसे रहें। जब हम अपने भीतर की शांति को समझने लगते हैं, तो ओवरथिंकिंग का कोई भी डर हमें छू नहीं सकता और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम हो जाते हैं। समय, युगों और मानसिक अवस्थाओं को लेकर न केवल गहरा, बल्कि जीवन की आंतरिक सच्चाइयों को उजागर करने वाला है। पारंपरिक धार्मिक कथाएं और पुराण, जैसे कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, आमतौर पर खगोलीय घटनाओं, पृथ्वी पर घटी घटनाओं और उनके कालक्रम से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इन युगों का ऐतिहासिक संदर्भ यह समझाता है कि प्रत्येक युग का एक निश्चित समयकाल होता है और प्रत्येक युग के भीतर मानवता की प्रकृति और उसके कार्यों में विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशीलताएं होती हैं। हालांकि आचार्य प्रशांत इस दृष्टिकोण को नकारते हुए इन युगों को एक बाहरी घटनाओं या खगोलीय आंदोलनों के रूप में न समझकर इन्हें मानसिक अवस्थाओं के रूप में समझाते हैं। समय का वास्तविक अर्थ आचार्य प्रशांत के अनुसार हम सामान्यतः समय को बाहरी घटनाओं और घड़ी की सुइयों के रूप में समझते हैं, जो हमारे ऊपर घटित होती हैं। हम समय को एक वस्तु के रूप में देखते हैं, जिसे हम पास होते हुए देख सकते हैं, जैसे वह एक घड़ी हो जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। लेकिन आचार्य प्रशांत का कहना है कि समय कुछ बाहरी नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के मानसिक और आंतरिक बदलावों का परिणाम है। अगर कुछ भी नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे कि समय का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारे भीतर कोई मानसिक गतिविधि नहीं हो रही है, हमारे विचार स्थिर और शांत हैं, तो समय का कोई एहसास नहीं होता। यानी, समय का आभास सिर्फ तब होता है जब मन में कोई बदलाव होता है, जब मन में विचार आते हैं, जब हमारी आंतरिक स्थिति बदलती है। इसके अनुसार, समय केवल मानसिक गतिविधि का परिणाम है। आचार्य प्रशांत का यह दृष्टिकोण समय के बारे में पारंपरिक समझ से बिल्कुल अलग है। उन्होंने इस विचार को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि समय केवल तब अस्तित्व में आता है जब हमारे मानसिक चक्र और जीवन की घटनाएं लगातार बदल रही होती हैं। यही कारण है कि हमें समय का एहसास होता है, क्योंकि हमारे भीतर बदलाव होते रहते हैं। जब हम शांत होते हैं, जब हमारे मन में स्थिरता होती है, तो हम समय को नहीं अनुभव करते। इसलिए समय का वास्तविक अर्थ केवल हमारे भीतर के मानसिक बदलावों से जुड़ा हुआ है। युगों का मानसिक पहलू। अब बात करते हैं उन 4 युगों की, जो आमतौर पर खगोलीय घटनाओं के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत उन्हें मानसिक अवस्थाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह इन युगों को समय के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि हमारे मानसिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के रूप में देखते हैं। पहला सत्ययुग, आत्मा से जुड़े रहने की अवस्था। आचार्य प्रशांत के अनुसार, सत्य युग वह मानसिक अवस्था है जब मन पूरी तरह से आत्मा और सत्य में समाहित होता है। ये वह समय होता है जब व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को पूरी तरह से पहचानता है और हर विचार, हर कार्य, हर प्रतिक्रिया सत्य के मार्ग पर होती है। सत्य युग में व्यक्ति का अस्तित्व केवल आत्मा और सत्य के आसपास होता है और वह किसी भी बाहरी भ्रम से प्रभावित नहीं होता। यहाँ जीवन के सभी कार्य सत्य से जुड़े होते हैं और व्यक्ति को अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। सत्य युग का अनुभव बाहरी घटनाओं या खगोलीय बदलावों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था और आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। यह वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से अपने उच्चतम स्वरूप में स्थित होता है और व्यक्ति को अपने भीतर और बाहर सब कुछ सत्य के रूप में दिखता है। यहाँ कोई भी द्वंद्व, कोई भी संघर्ष नहीं होता, केवल शांति, समर्पण और सच्चाई का अनुभव होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार के मानसिक भ्रम, विचारों या संदेहों का स्थान नहीं होता। जीवन केवल सत्य का एक निरंतर अनुगमन होता है। दूसरा त्रेता युग, विचारों से जुड़ने की अवस्था। जब हम सत्य युग से बाहर निकलते हैं,
तो हम त्रेता युग में प्रवेश करते हैं। त्रेता युग वह मानसिक अवस्था है जब मन विचारों और मानसिक गतिविधियों से जुड़ने लगता है। इस समय व्यक्ति को सत्य का आभास तो होता है, लेकिन वह सत्य से पूरी तरह से जुड़ा नहीं रहता। अब व्यक्ति का ध्यान सत्य से हटकर विचारों, भावनाओं और संदेहों में उलझ जाता है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति अपने मन के विचारों और मानसिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है और सत्य का अनुभव कुछ हद तक धुंधला हो जाता है। त्रेता युग में व्यक्ति को सत्य और आत्मा का अनुभव तो होता है, लेकिन वह उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता। वह अपने विचारों और मानसिक गतिविधियों में खो जाता है और यह उसे सत्य से थोड़ा दूर कर देता है। यहाँ तक कि सत्य के प्रति उसकी पहचान बनी रहती है, लेकिन वह अब उसके पूर्ण अनुभव से वंचित हो जाता है। त्रेता युग में मानसिक स्थिति कुछ हद तक स्थिर होती है, लेकिन उसके भीतर सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व रहता है। 3. द्वापर युग, शारीरिक और भौतिकता से जुड़ने की अवस्था। आचार्य प्रशांत के अनुसार द्वापर युग वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से शरीर और भौतिक अनुभवों से जुड़ जाता है। इस युग में व्यक्ति अपने अस्तित्व को अपनी शारीरिक अवस्थाओं और भौतिक दुनिया से पहचानने लगता है। अब व्यक्ति का ध्यान अपने शारीरिक सुखों, भौतिक इच्छाओं और बाहरी दुनिया की परिस्थितियों में चला जाता है। द्वापर युग में व्यक्ति सत्य से और भी दूर हो जाता है, क्योंकि वह अपने शरीर और भौतिक संसार के अनुभवों में पूरी तरह से खो जाता है।